तो हम यहाँ वेव्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उनके पहले वेव्स के कुछ थ्योरीज शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। वेव की इक्वेशन अगर लिखना चाहिए तो बेसिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये माइनस के एक्स वाले हैं ना, ये इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये प्लस जो है ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, और एक्स के डायरेक्शन नेगेटिव होंगे नहीं। तो ये है वेव के डायरेक्शन इनके लिए, और इनके लिए वेव का डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो ओमेगा है इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/कैपिटल टी होता है। और 1/t को ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ 2 पाई n, वेयर n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है n इक्वल्स टू 1/t होता है। और ये जो k है इसे हम वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा, वेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड k इज वेव नंबर। वेवलेंथ क्या होता है? अगर ये मैं एक वेव बना रहा हूँ तो डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज। अगर ये पार्टिकल की बात करूँ तो ये अभी मैक्सिमम पे है और अब ये नीचे आने स्टार्ट कर रहे हैं। वैसा सिमिलर कंडीशन पे या फेज पे कौन से पार्टिकल है, यहाँ पर ये भी अभी मैक्सिमम है और अब ये नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। सिमिलरली अगर मैं इनकी बात करूँ, ये वाले पॉइंट, तो ये अभी जीरो पे है और अब ये नीचे आने वाले हैं। सिमिलरली ये भी जीरो पे है लेकिन ये ऊपर जाने वाले, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये जीरो पे है और ये अभी नीचे आने वाले हैं, तो इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है, जिसे हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और एक बात जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये वेव का क्या वेलोसिटी है, कितने स्पीड से ये वेव चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इज गिवन बाय v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, लैम्डा इज द वेवलेंथ। इसे मैं लैम्डा एन भी लिख सकता हूँ क्योंकि एन इज इक्वल्स टू 1/t। और एक तरीका है v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, ये ओमेगा ये एंड के ये कैसे, क्योंकि इसे भी मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई n यहाँ से, और के को लिख सकता हूँ 2 पाई/लैम्डा, तो 2 पाई/लैम्डा। इसे अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो आप देखिए ये 2k, ये 2 पाई कट जाता है और ये n लैम्डा आता है। देयरफॉर v कैन बी रिटन एज ओमेगा के, और यहाँ पर v इक्वल्स टू लैम्डा n तो है ही। नेक्स्ट अगर हम स्टेशनरी वेव देखें, स्टेशनरी वेव ऐसे वेव है जो ऐसे मान सकते हैं, इस टाइप्स के वेव है, और बाद में ये फिर नेगेटिव साइकिल जब आएंगे तो इस टाइप के डायरेक्शन गेन करेंगे। ये वेव्स स्टेशनरी इसलिए है, ये वेव स्टेशनरी इसलिए है क्योंकि ये वेव किधर भी जा नहीं रहे, ना तो लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी नहीं जा रहे। और स्टेशनरी वेव कैसे बनते हैं, ये टू ऑपोजिट डायरेक्शन के वेव से बनते हैं। तो इट इज़ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दो वेव, एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहे थे, एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों का रिजल्टेंट होगा ये वाले एक वेव, ऐसा स्टेशनरी वेव, जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे है, थोड़ी देर बाद ये इस टाइप की जगह पे आ जाएंगे। ये ऐसे आ जाएंगे, फिर इसके थोड़ी देर बाद वो ऐसे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे,
ऐसे। इसके बाद ये फिर अब नीचे की तरफ जाएंगे और तो अब ये फिर ऐसे बन जाएंगे, नीचे की तरफ जाए और ये यहाँ ऊपर की तरफ। थोड़ी देर बाद फिर ये जो मैं बना रहा हूँ ये टाइम सीक्वेंस में बना रहा हूँ, टाइम के साथ ये ऐसे ऐसे चेंज होंगे। फिर ये थोड़ा ऐसे, इधर वाले ऐसे, और फाइनली फिर ये ब्लू लाइन जो है ऐसे और ऐसे। क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा वेव जो है किसी भी जगह पे इनका एम्पलीट्यूड जो है पहले इतना था, फिर पर्पल वाले लाइन, फिर येलो वाले लाइन, फिर ब्लैक मतलब जीरो, फिर नेगेटिव साइड में एम्पलीट्यूड डॉटेड येलो, डॉटेड पर्पल, डॉटेड ब्लू। यहाँ भी ठीक सेम चीज़ हो रहा है लेकिन उल्टा। जब ये सॉलिड लाइन पे यहाँ भी सॉलिड लाइन, ये पॉजिटिव तो ये नीचे के साइड नेगेटिव, और ये जब नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो ये हमारे स्टेशनरी वेव इस टाइप से चलते हैं। इनका अगर इक्वेशन लिखना हो तो वो ऐसे होगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये पूरा जो है ये पूरा अकाउंट्स फॉर एम्पलीट्यूड। ए साइन के एक्स ये पूरा ही एम्पलीट्यूड है। आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है इसमें एक एक्स टर्म भी है, मतलब एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स के ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। कैसे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो आप देखिए यहाँ पर जब मैं एक्स लेता हूँ, एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ ये ब्लू लाइन तक इतना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ये ब्लू लाइन तक, मतलब इतना एम्पलीट्यूड है। अगर मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखना चाहूँ यहाँ पर, तो ये कितना है, यहाँ तक है। मतलब कि जैसे जैसे मैं एक्स का ये पकड़िए, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो अलग अलग एक्स के वैल्यू पे वेव के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वेव के, ये पूरा एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, और ये एम्पलीट्यूड जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इनका एक्सप्रेशन है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। और ये कॉस ओमेगा टी क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। जैसे पहले यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये पर्पल लाइन फॉलो करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये येलो लाइन फॉलो करेंगे, थोड़ी देर बाद पार्टिकल जो है वो ब्लैक लाइन फॉलो करेंगे। मैं ये x1 की बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक x1 जो है ये डॉटेड येलो फॉलो करेगा, फिर थोड़ी देर बाद डॉटेड पर्पल, फिर थोड़ी देर बाद डॉटेड ब्लू। तो टाइम के पास करते हुए जैसे एज टाइम इज पासिंग वाई का भी वैल्यू चेंज हो रहा है ऊपर और नीचे, और जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, x1 x2 x3, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड इतना था, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना। एम्पलीट्यूड क्या होता है एक बार फिर बता देता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये x2 पार्टिकल है ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और नीचे यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये x1 जो है ये मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, इससे ऊपर ये कभी नहीं जाएगा, और ये नीचे भी यहाँ तक आ सकता है, इससे नीचे कभी नहीं आएगा। तो ये है एम्पलीट्यूड। आगे देखते हैं, इनका भी अगर मुझे वेवलेंथ निकालना हो तो इनका वेवलेंथ होता है यहाँ से, एक स्टेशनरी वेव का वेवलेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। दो लूप बन रहे हैं ना, एक ऐसा लूप और एक ऐसा लूप, तो ये पूरा ही इनका वेवलेंथ है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक ये इनका वेवलेंथ है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये λ/2 होगा इनका हाफ वेवलेंथ। अगर मैं फिर यहाँ से यहाँ तक ही बोलूँ, बीच तक यहाँ तक, ये क्या होगा, ये होगा λ/4, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये क्या है, ये इनका हाफ है, ये इनका हाफ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक λ/2, λ/4, और फिर यहाँ से यहाँ λ/4, ठीक है। ये भी λ/4 है, ये भी λ/4 है, और ये पूरा क्या है, ये λ/2 है। तो ये है हमारा वेवलेंथ का कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट ऊपर से आ रहा है कि जो टू पार्टिकल सेम फेज में होंगे वही उनके बीच के डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक पार्टिकल है जो बिल्कुल टॉप पे है, तो इनका सेम फेज में सेम हाल में और कौन सा पार्टिकल मिलेगा, कोई भी नहीं। यहाँ से सीधा जब मैं ऐसे जाके एकदम टॉप वाला बनाऊँगा तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम हाल में है, देयरफॉर यहाँ से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस है इनको हम वेवलेंथ कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखी तो ये अभी जीरो पे है, और ये ऊपर, ये जीरो पे है, ये कभी ऊपर नहीं जाने वाला, और और ये भी जीरो पे है, ये कभी ऊपर नहीं जाने वाला। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरा वेवलेंथ है।
तो ये हो गया हमारे वेवलेंथ का कंसेप्ट। इनका भी ये जो के है, के इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा ही होता है, और ये ओमेगा जो है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी, जिसे मैं 2 पाई/n भी लिख सकता हूँ। ये सब इनके लिए भी सेम है। फिर आते हैं हम बीट पे, BEAT, बीट। ये बीट कैसे बनता है? मान लीजिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी बनाने वाले डिवाइस हैं जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं अलग अलग। एक का फ्रीक्वेंसी N1 है, एक का फ्रीक्वेंसी N2 है, और ये दोनों में क्या प्रॉपर्टी है कि N1 एंड N2 आर नियरली सेम एम्पलीट्यूड। इनका जो एम्पलीट्यूड है नियरली सेम होना चाहिए, एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इनका फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। N1 और N2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। तब हमें ये मिलता है कि ये जब दोनों एक संग रिंग करेंगे, एक संग जब साउंड करेंगे, तो मुझे रिजल्टेंट में एक बीट टाइप का चीज़ सुनाई देगा, ऐसा बीट टाइप के, जैसे और ये बीट का एक फ्रीक्वेंसी होगा, किस फ्रीक्वेंसी में ये बीट सुनाई देगा, तो ये बीट का फ्रीक्वेंसी होगा डिफरेंस ऑफ N1 एंड N2। मैंने क्या लिखा, N1 और N2 के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा। कैसे? N1 माइनस N2 नहीं लिखा, N2 माइनस N1 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है। मान लीजिए कि N1 जो है 10 है और N2 जो है 12 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या मुझे मिलेगा? बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगा मुझे 2। मान लीजिए कि N1 12 है और N2 10 है, तो भी बीट फ्रीक्वेंसी 2, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2, इनका डिफरेंस 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2। अब मान लेते हैं कि N1 जो है 9 है और N2 जो है 11 है, तो इनके बीच का बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2। उल्टा भी कुछ पकड़ लेते हैं कि ये 13 है और ये 14 है, तो इनके बीच का बीट फ्रीक्वेंसी 1। तो आप समझ रहे, अगर ये 14 हो और ये 12 हो, तो इनके बीच का बीट फ्रीक्वेंसी 2। तो मुझे बस इनका डिफरेंस चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हुआ बीट फ्रीक्वेंसी। और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क पे मैंने वैक्स लगा दिया है, किसी भी एज पे वैक्स लगा दिया, ये या मैंने कुछ भी लोडिंग देकर यहाँ पर मास इनका बढ़ा दिया, तो आइदर बाई अप्लाइंग वैक्स और यूजिंग मास, कुछ एक्स्ट्रा मास या टेप ऐसा कुछ लगाकर मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क का, अगर मैंने मास या टेप या वैक्स लगा दिया, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इनका फ्रीक्वेंसी जो भी था पहले मान लीजिए n था, अब इनका फ्रीक्वेंसी मैंने घटा दिया है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क में जब भी मैं वैक्स लगा दूँ या इन पे कुछ मास लगा दूँ या इन पे टेप बांध दूँ, तो इनका फ्रीक्वेंसी घटेगा ही हर दम, ये हमें याद रखना है। अगर एक स्ट्रिंग है, जिस पे एक स्ट्रिंग है, वायर है, जो दोनों साइड से बंधा है, यहाँ पर और यहाँ पर बंधा है, इनके अंदर एक टेंशन होता है, जिस टान पे ये बंधा है एक टान रहेगा टेंशन। अगर ये टेंशन बढ़ेगा तो इनका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, अगर ये टेंशन घटा तो इनका फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। यहाँ पर मास अगर बढ़ गया, चाहे वो वैक्स लगा कर बढ़े या टेप लगा कर बढ़े, अगर मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ये याद रखने वाली बात है। अब एक पढ़ लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ इतना बात याद रखिए, कुछ भी न्यूमेरिकल आएगा कोई इशू नहीं रहेगा, सिर्फ ये याद रखिए, ये स्टैंडर्ड मैं ले लेता हूँ कि सोर्स जो है वो इस दिशा में जा रहा है और लिसनर जो है वो भी इस दिशा में जा रहा है। सोर्स भी इस दिशा में, लिसनर भी इस दिशा में, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तब हमारा एक्सप्रेशन है एन डैश इज इक्वल्स टू एन, ये लिसनर क्या सुनेगा? एन डैश सुनेगा, एन डैश इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस। ये वी एल क्या है पता ही चल रहा है, लिसनर किस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है वो वी एल है। वी एस है कि साउंड सोर्स जो है वो किस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है वो वी एस है। और वी क्या है? वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड इन एयर। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, जो जनरलाइज एक्सप्रेशन है। अब कुछ भी अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए सोर्स इस दिशा में जाने की जगह सोर्स इस दिशा में जा रहा है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। लिसनर इस दिशा में जाने की जगह लिसनर इस दिशा में जा रहा है, तो भी ये साइन चेंज हो जाएगा।
सिर्फ ये वाले टर्म कंडीशन मुझे याद रखना है कि सोर्स ऐसे जा रहा है और लिसनर ऐसे जा रहा है। ऐसे अगर ट्रू है, ये अगर कंडीशन है, तो फॉर्मूला ये है एन डैश इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एल बाई वी प्लस वी माइनस वी एस। अब अगर ऐसा हुआ कि लिसनर ऐसे जा रहा है, सॉरी सोर्स ऐसे जा रहा है लेकिन लिसनर कहीं नहीं जा रहा, लिसनर स्टेशनरी है, तो क्या होगा, एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी, क्योंकि लिसनर का वेलोसिटी अब 0 है, वी माइनस वी एस, ये होगा। अगर ऐसा देखूं कि लिसनर स्टेशनरी है लेकिन अब सोर्स जो है इस दिशा में जा रहा है, उल्टा, तो मैंने क्या बोला, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा हमारा साइन चेंज होगा। तो नाउ एन इज इक्वल्स टू वी बाई वी प्लस वी एस। अगर ऐसा देखूं कि सोर्स स्टेशनरी है लेकिन लिसनर सिर्फ इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा, तो ये बेसिक जो रेफरेंस वाले पॉइंट पोजीशन है उसके सेम है। तो एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एल बाई वी एस सॉरी वी, ओनली वी एस नहीं, क्योंकि वी एस तो 0 है, लिसनर सोर्स कहीं नहीं जा रहा। अगर सोर्स स्टेशनरी है लेकिन लिसनर अब सोर्स की तरफ आ रहा है, तब एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी प्लस वी एल बाई वी। ठीक है ना, ये प्लस क्यों हो गया, डायरेक्शन साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये बेसिक हमने जो लिया था वो इस डायरेक्शन में था, तो माइनस, तो उल्टा है इसका, तो प्लस। अगर सोर्स ऐसा जा रहा है और लिसनर ऐसा जा रहा है, तो हमने ये वाले बेसिक से क्या चेंज किया, सिर्फ सोर्स चेंज किया, लिसनर सेम है, तो मैं अब सिर्फ सोर्स का साइन चेंज करूँगा, लिसनर का साइन सेम रहेगा। तो इट इज़ एन वी माइनस वी एल बाई वी प्लस वी एस, ये होगा इनका फॉर्मूला। अगर सोर्स ऐसा आ रहा है और लिसनर ऐसा आ रहा है, तो मैंने किसका डायरेक्शन चेंज किया, सोर्स का सेम है, लिसनर का सिर्फ चेंज किया हूँ, तो यहाँ पे लिसनर का सिंबल चेंज होगा, एन वी प्लस वी एल बाई वी माइनस वी एस, ये होगा इनका एक्सप्रेशन। इतने सारे थ्योरी के साथ अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, थोड़े पाइप के बारे में भी देख लेते हैं। दो टाइप के पाइप मिलेंगे हमें, ओपन और क्लोज। तो अगर हमें क्लोज पाइप मिला है, इनका ये क्लोज है, तो इनमें जो फंडामेंटल वेव फॉर्म आएंगे वो सबसे पहले ऐसे आएंगे, ऐसे। ये क्या बनाया मैंने, एक स्टेशनरी वेव बनाया। ये स्टेशनरी वेव कैसा दिखता है, यहाँ से इतना और फिर यहाँ से इतना, ये होता है पूरा लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लैम्डा। मैंने यहाँ बनाया कितना है, मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाफ तक, सिर्फ इतना ही बनाया यहाँ पर। अब देखिए, अगर ये चीज़ को मैं ऐसे खड़ा करके रखूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये जो वी है इतना, ये है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज पाइप है। क्लोज पाइप के हमेशा क्लोज एंड पे ये नोड बनेंगे और ये ओपन एंड पे एंटी नोड बनेंगे। अगर ये ओपन पाइप होता तो इनका दोनों ही एंड ओपन होता, तो दोनों ही एंड पे एंटी नोड बनते, यहाँ भी एंटी नोड और यहाँ भी एंटी नोड, तो ये ऐसे देखने में होते, ऐसे, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन और बीच में नोड बना, तब ये कैसे दिख रहे होते, ये ऐसे दिख रहे होते। ये हमारा एक लैम्डा है ना, लेकिन मैंने, ये पूरा एक लैम्डा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैंने कहाँ से कहाँ तक बनाया, मैंने इतना बनाया, यहाँ से यहाँ तक, ये एक हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा, तो ये क्या है, ये लैम्डा बाई 2 है। ये मैंने जो बनाया ये वेरी फंडामेंटल है। सबसे पहला, सबसे सिंपल इस टाइप के वेव बन सकते हैं क्लोज वाले में, और सबसे सिंपल, सबसे पहला इस टाइप के वेव बन सकते हैं ओपन वाले में। अगर इनका लेंथ है एल और इनका भी लेंथ है एल, तो इनका जो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो, ये एल क्या है, एल तो यहाँ से यहाँ इतना सा है, मतलब ये लैम्डा बाई 4 है, तो इनका एल है लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा है 4L। अब मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा होता है, तो इनका जो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब इस टाइप के वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएंगे वी बाई 4L, क्योंकि वी बाई लैम्डा है और लैम्डा 4L होता है, तो ये इनका सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे सिंपल ऐसा एक फ्रीक्वेंसी इनमें आ सकता है। इनके बाद क्योंकि ये क्लोज पाइप है, अगला फ्रीक्वेंसी जो है वो 3N1 पॉसिबल है, फिर 5N1 पॉसिबल है, फिर 7N1 पॉसिबल है, मतलब क्लोज पाइप में सिर्फ हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। तो ये है फंडामेंटल, ये है थर्ड हार्मोनिक, ये है फिफ्थ हार्मोनिक, ये है सेवेंथ हार्मोनिक, और इसे मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल, तो ये है
फर्स्ट ओवरटोन, ये है सेकेंड ओवरटोन, ये है थर्ड ओवरटोन। तो ये भी हमें समझ के रखना है। इनके लिए क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं तो ये लैम्डा बाई 2 है, तो ये एल जो डिस्टेंस है यहाँ पर लैम्डा बाई 2 वेव फॉर्म बनता है, वेवलेंथ। तो यहाँ पर लैम्डा होगा कितना 2L। फिर से v इज इक्वल्स टू सॉरी n इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ n1, क्योंकि ये वेरी फंडामेंटल है, सबसे सिंपल ऐसा एक वेव फॉर्म बन सकता है। तो n1 इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, लैम्डा है 2L। तो ये हो गया इनका वेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ओपन पाइप में 2n भी पॉसिबल है, 3n1 भी पॉसिबल है, 4n1 भी पॉसिबल है, 5n1 भी पॉसिबल है, मतलब सारे हार्मोनिक्स यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ठीक है। और ये जो है ये फंडामेंटल है, और ये सेकंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, और ये फोर्थ ओवरटोन है, ऐसा। तो ये ऐसे इस टाइप के ओवरटोन भी है। यहाँ पर जो ऐसा फर्स्ट फंडामेंटल है, क्या इसके अलावा क्या बन सकता है? हाँ, ऐसा बन सकता है। देखिए, मुझे यहाँ नोड बनाना है और यहाँ पर एंटी नोड बनाना है, तो मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ? हाँ, ऐसा भी बना सकता हूँ। मैंने अगर ये वाला देखूँ, इसको देखूँ, तो मैंने कहाँ से कहाँ तक बना दिया है। ये एक स्टेशनरी वेव है, तो मैंने ये पूरा बनाया है। ये पूरा कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला, और फिर इनका आधा बनाया यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये इतना सा जो है ये लैम्डा बाई 4 था, और फिर ये जो पूरा है ये लैम्डा बाई 2 है। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 होता है 3 लैम्डा बाई 4। ये पूरा डिस्टेंस जो है 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पर जो ये एल है, ये अब एल जो है ये 3 लैम्डा बाई 4 का काम कर रहा है। तो हमारा लैम्डा क्या होगा 4/3L। तो फिर हमारा एन क्या होगा, एन होगा v बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 3v/4L। और यही है हमारा थर्ड फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक। इनका देखिए थर्ड हार्मोनिक पॉसिबल है ना, तो ये है हमारा थर्ड हार्मोनिक यहाँ पर। तो थर्ड हार्मोनिक मतलब इनके बाद अब नेक्स्ट ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड पॉसिबल है, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, ऐसा। अगर मैं इनको देखूँ तो इनमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर एंटी नोड ही रखना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब आप देखिए मैंने क्या बना दिया। अगर मैं इस पिक्चर में देखूँ और थोड़ा ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा लैम्डा होता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ से थोड़ा यहाँ आ जाऊँ बीच में इनका आधा, और यहाँ से भी थोड़ा आगे चला जाऊँ यहाँ से आधा, तो ये भी तो लैम्डा होगा। यहाँ मैंने इतना छोड़ दिया, यहाँ मैंने इतना ले लिया ज़्यादा, तो अब ये भी लैम्डा है। और यही तो यहाँ पर है, देखिए एक ऐसा हाफ, फिर ये एक पूरा, और ये फिर आधा लूप, है ना। यही तो यहाँ पर बना है ऐसा। तो ये भी लैम्डा है, मतलब यहाँ पे एल जो है ये लैम्डा का काम कर रहा है। तो हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू एल, एन इज इक्वल्स टू वी बाई एल। वी बाई एल को क्या लिख सकते हैं, 2v/2L। इनका मतलब ही ये क्या है, एन इज इक्वल्स टू 2n1। तो इनका n1 जो था ये था v/2L, यहाँ पर है 2v/2L, मतलब ये सेकेंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये सही सेकेंड हार्मोनिक है, मतलब ये 2n है। तो इनमें 2n 3n 4n 5n सारे पॉसिबल है, इनमें सिर्फ ऑड पॉसिबल है। तो इतने थ्योरी के बाद अब हम बिल्कुल तैयार हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ क्या दिए हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव moving along a positive x-axis and having an amplitude of 2 centimeter, frequency 500 hertz and speed 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये ऑलरेडी कह चुका है, तो मुझे इक्वेशन लिखना है। जनरली इक्वेशन कैसा दिखता है, इक्वेशन दिखता है जनरलाइज्ड, ए y इक्वल्स टू ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हम जानते हैं। यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, सबसे पहले ये कह दिया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये साइन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, जो हमने नेगेटिव दे दिया। फिर उन्होंने कहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब ए जो है वो 2 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी जो है मतलब एन जो है वो 500 हर्ज है। एन जो स्पीड है जिसे हम वी कह सकते हैं, वी जो है वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, वो है 330 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इनका एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके यूनिट सारे सेम कर देंगे। ये ऐसा सी जी एस यूनिट में दिया है और ये एस आई में, तो इसे भी मैं सी जी एस में ले लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 330, और मीटर है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 20 और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें ये ओमेगा निकालना है और हमें ये के निकालना है। तो अगर मैं ओमेगा और के निकाल दूंगा तो यहाँ पुट करके मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ए तो ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा होता है 2 पाई एन, वेयर एन इज़ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी दिया है 500, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई 500, जिसे मैं फिर लिख सकता हूँ 1000 टी पाई, ये हमारा ओमेगा हो गया। अब के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब मुझे लैम्डा निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे v दिया है, v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, ये मुझे पता है। मुझे n भी दिया है, तो मैं लैम्डा इक्वल्स टू v बाई एन लिख सकता हूँ। ठीक है, वही करूँगा। तो v है हमारा 33000 सेंटीमीटर में, 33000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई हमारा फ्रीक्वेंसी है 500। तो यहाँ से मैं 20 काट देता हूँ और इसे मैं 3330 बाई पाई 5 लिख सकता हूँ। ये हमारा हो गया लैम्डा। अब यहाँ पर मैं 2 पाई बाई लैम्डा मतलब 330 बाई 5, ये 5 ऊपर चला जाएंगे तो ये 5 ऊपर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 330। पाई पाई अगर 0 काट दूँ तो पाई बाई 333। तो बस मुझे के मिल गया, ओमेगा मिल गया और 2 तो पता ही है। तो ये होगा y इक्वल्स टू 2 साइन 1000 पाई, फिर ये टी लिखूँगा माइनस ये के जगह मैं लिखूँगा पाई बाई 33 एक्स। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। अब यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि अ प्लेन वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल्स टू दिस, वेयर लेंथ आर रिप्रेजेंटेड इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकेंड। तो वाई इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाई 2t प्लस एक्स बाई 8, ये वेव है। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन, ये अंदर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा पाई टी प्लस पाई बाई 16 एक्स। ऐसे मैंने क्यों लिखा? इसलिए ताकि ये मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में लिख लिया। ये प्लस है तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि वेव का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब इनके संग मैं कंपेयर करके ये लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई है और के जो है इज इक्वल्स टू पाई बाई 16 है। यहाँ तक मैं लिख लिया। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म है ना, इसे ही हम कहते हैं फेस। तो यहाँ पर हमारा फेस क्या है? फेज है थीटा, फेज है थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसे ही हम फेज कहते हैं। इस केस में क्या है? वो दिया है पाई टी प्लस पाई बाई 16 एक्स, ये हमारा फेज है। क्या कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस मुझे निकालना है फॉर 2 पोजिशंस ऑफ द सेम पार्टिकल विच आर ऑक्यूपाइड एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड अपार्ट। एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग पोजीशन के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। अगर हमारा वेव ऐसा है, मैं पॉजिटिव साइड में दिखा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अगर हमारा वेव ऐसा है तो होता क्या है, अगर मैं एक कोई पार्टिकल की बात करूँ, ये पार्टिकल के मान लीजिए, तो ये क्या बोल रहे हैं? सेम पार्टिकल। अगर मैं इसी पार्टिकल में अलग अलग टाइम पे देखूँ तो ये क्या है? ये पार्टिकल अभी यहाँ है
थोड़ी देर बाद ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा ऐसे, और फिर अपने मतलब यहाँ पर हर एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने ही जगह पे ऐसे अप डाउन तो कर ही रहे हैं। तो मैं एक कोई पार्टिकल को अगर पकड़ लूँ, इस पे फोकस करूँ, तो वो पूछ रहे हैं कि वो पार्टिकल अभी जिस हाल में है उसके बाद 0.5 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुँच जाएंगे, और वो दोनों पोजीशन के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए अभी पार्टिकल यहाँ है और 0.5 सेकेंड के बाद पार्टिकल कभी यहाँ आ गया, तो अब इस पार्टिकल का ये पोजीशन और ये पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जब पार्टिकल एक ही है, पोजीशन सेम है उनका, हाँ, टू पोजीशंस ऑफ द सेम पार्टिकल, मतलब पार्टिकल सेम है, ये पार्टिकल अगर मैं सेम पकड़ रहा हूँ मतलब हमारा एक्स जो है इस डायरेक्शन में वो फिक्स्ड है। तो इस केस में मैं केस 1 के लिए लिख सकता हूँ कि हमारा थीटा जो है वो थीटा 1 होगा। मतलब मान लीजिए कोई एक पोजीशन में पार्टिकल है, तब थीटा 1 है पाई टी 1 प्लस पाई/16 एक्स। ठीक है, एक्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ टी चेंज हो रहा है। मान लीजिए इस t1 टाइम पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, अब सेम पार्टिकल, क्योंकि सेम पार्टिकल की बात कर रहा हूँ इसलिए एक्स चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, क्योंकि मैं 0.5 सेकेंड बाद की बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं 0.5 सेकेंड के बाद अब फेज डिफरेंस जो है वो फेज जो है वो φ2 हो गया, एंड दैट इज πt2 प्लस पाई/16 एक्स। समझ रहे हैं क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ये पोजीशन वाला टर्म सेम रखा है, टाइम वाला टर्म ये है। आप ये पार्टिकल भी ले सकते हैं कि अभी इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद क्या पार्टिकल यहीं रहेगा, 0.5 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहीं यहाँ आ जाएगा या यहाँ कहीं आ जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे अपने जगह पे ऐसे चेंज हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, सेम पार्टिकल है इसलिए ये पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए ये टर्म मैं चेंज नहीं करूँगा। अब मुझे ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ही निकालने को कहा है, यही है फेज डिफरेंस। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर φ2 θ2 माइनस θ1 विल बी इक्वल्स टू, क्या करना है, इसे माइनस करना है, क्या होगा, समझने वाली बात है, क्या होगा, इज इक्वल्स टू πt1 प्लस पाई/16 सॉरी πt2 प्लस पाई/16 एक्स, ये हो गया हमारा θ1, माइनस θ2 क्या है ये, सॉरी θ1 क्या है ये, πt1 प्लस पाई/16 एक्स। इसे मैं खोल दूँ अगर तो πt2 प्लस पाई/16 एक्स माइनस πt1 माइनस पाई/16 एक्स। तो ये पाई/16 एक्स पाई/16 कट जा रहा है, इज इक्वल्स टू πt2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 ही तो दिया है ना, दो पार्टिकल्स पोजीशंस के बीच का इंटरवल क्या कह रहे हैं वो 0.5, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0.5। तो ये क्या है π/2 है, और π/2 क्या होता है 90 डिग्री। तो इनके बीच का इस अभी जो हाल में है और 0.5 सेकेंड के बाद जो हाल में रहेंगे उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ से आया। सेकेंड क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ एट एनी गिवन इंस्टेंट। अब मतलब टाइम फिक्स्ड है, अब टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम सेम है, टाइम पॉज हो गया, ठीक है, लेकिन क्या है पोजीशन जो है वो 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। मतलब मान लीजिए मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ और सेम उसी समय मान लीजिए 16 सेंटीमीटर दूर कहीं कोई दूसरा पार्टिकल है, मान लीजिए ये लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर दूर जो कोई दूसरा पार्टिकल है वो अभी किस हाल में है, उनका वो अभी ऑसिलेशन के किस पोजीशन में, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का ऑसिलेशन पोजीशन मुझे पता करना है एक ही टाइम पे। जब ये यहाँ है तो वो कहाँ पर होगा, मान लीजिए ये पार्टिकल अभी यहाँ है ना, तो फिर ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा। अब इनके पार्टिकल और इन पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस मुझे निकालना है जब टाइम सेम है एक ही समय पे। तो क्या करना है, अब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा इसे यूज करूँगा मैं। तो हमारा टाइम फिक्स्ड है, पोजीशन अलग हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ θ1 विल बी इक्वल्स टू πt प्लस पाई/16 x1 और θ2 इज इक्वल्स टू πt प्लस पाई/16 x2। फिर मैं फेज डिफरेंस क्या लिखूँगा, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू πt प्लस पाई/16 x1 सॉरी x2 माइनस ये θ1 क्या है πt प्लस
π/16 x1। अगर मैं इस ब्रैकेट को सारे खोल दूँ तो πt प्लस π/16 x2 माइनस πt माइनस π/16 x1। ये πt कट जाता है, π/16 कॉमन लिखकर x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। अब x2 माइनस x1 ही तो दिया है 16 सेंटीमीटर अपार्ट, सो π/16 इंटू 16 ये हो जाएगा कटकर पाई, दैट मीन्स 180 डिग्री इनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो ये एक तरीका है इसे करने का। दूसरा एक और तरीका छोटे से समझ सकते हैं जस्ट कंसेप्ट के लिए, और अच्छा तरीका है। जैसे कि यहाँ हमें क्या पता चला कि ओमेगा इक्वल्स टू पाई है, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू पाई है, और ओमेगा क्या होता है 2π/t इज इक्वल्स टू पाई है। तो ये कट जा, तो t क्या है 2 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि इस 2 सेकेंड में हमारा पार्टिकल जो है, ये मान लीजिए यहाँ था तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा एक ऑसिलेशन ये 2 सेकेंड में करेगा। और ये एक ऑसिलेशन होता है 2π, ठीक है। मतलब कि 2 सेकेंड में हमारा पार्टिकल जो है वो 2π कवर करता है। तो 1 सेकेंड में हमारा पार्टिकल 2π/2 कवर करेगा, और यहाँ कितना सेकेंड दिया है 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड में हमारा पार्टिकल 2π/2 इंटू 0.5, ये कट गया, तो 0.5 मतलब होता है हाफ पाई, मतलब हो गया π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से भी मैं इसे 90 डिग्री निकाल सकता हूँ। कंसेप्ट से देखिए कैसे आ गया। और यहाँ पर मैं क्या जानता हूँ कि k होता है π/16, ठीक है, k है π/16, और मुझे पता है k क्या होता है, वो होता है 2π/λ इज इक्वल्स टू π/16। यहाँ से पाई और पाई कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 32। लैम्डा क्या होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन वो दो पार्टिकल जो सेम फेज में है। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अभी टॉप में है और अब नीचे आने वाला है, ऐसे ही हाल में कौन होगा, यहाँ पर ये वाले पार्टिकल होंगे कि अब ये टॉप में है, अब ये नीचे आने वाले, इनके बीच का डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं। और इनके बीच में भी जो फेज होता है वो 2π होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 32 सेंटीमीटर जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स करता है 2π के लिए। तो 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड करता होगा 2π/36 के लिए, 32 के लिए। तो फिर 16 कॉरस्पॉन्ड क्या करता होगा, 16 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड करता है 2π/32 इंटू 16। अब ये 16 1 जा 16 2 जा, और ये 2 कट गया, मीन अल्टीमेटली पाई, देयरफॉर पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ भी इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है 16 सेंटीमीटर अपार्ट होगा तो 180 डिग्री है, और यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट है तो 90 डिग्री है। ये हमने इस तरीके और इस तरीके दोनों से देख लिया। आप एग्जाम में कोई भी दो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन है उनका, क्या दिया है y इज इक्वल्स टू 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4, ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या पूछ रहे हैं कि ये जो है ये सारे सेंटीमीटर और सेकेंड्स में इनका यूनिट दिया है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, मतलब हमारा वेव अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है, और हमारा वेव अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये नेगेटिव है। ये यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। इज़ दिस अ ट्रैवलिंग वेव और ए स्टेशनरी वेव, ये मुझे पता करना है। और अगर इफ़ ट्रैवलिंग देन व्हाट इज़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, अगर ये ट्रैवलिंग है तो इसका स्पीड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है। उसके पहले इन दोनों को कंपेयर करके मैं क्या क्या लिख सकता हूँ,
कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। और क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 36, ये लिख सकता हूँ। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो t है, t इज इक्वल्स टू पाई/18, ये है हमारा t। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ इन दोनों को कंपेयर करके कि -k इज इक्वल्स टू 0.018। और हम जानते हैं कि k को क्या लिखते हैं, k को लिखते हैं 2 पाई/λ। सो -2 पाई/λ इज 0.018। यहाँ से लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 पाई/0.018। इसे क्या लिख सकते हैं, -2 पाई। अब ये डेसिमल को हटाना है तो ऊपर में यहाँ नीचे 18 लिखकर ऊपर डेसिमल की जगह 1 और 1 2 3 3 जीरो लगा सकते हैं। तो ऐसा हमने कर दिया, इसे लिख सकते हैं -2000 पाई/18। यहाँ तक हमने लिख दिया। ये क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी बताना है, यहाँ पर स्पीड बताना है और डायरेक्शन बताना है। तो मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड के लिए क्या होगा, मुझे पता है स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा n होता है, और n को मैं लिख सकता हूँ λt, λ/t। तो ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो और क्या है, लैम्डा कितना है, -2000 पाई/18 इंटू टी कितना है, पाई/18। ठीक है ना, ये पाई/18 टी था तो मैं पाई नीचे और 18 ऊपर लिख दिया। ये और ये कट गया, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है, -2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस सेंटीमीटर पर सेकेंड को 2 जीरो हटा दूंगा तो मैं -20 मीटर पर सेकेंड पे लिख सकता हूँ। लेकिन ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारा वेव है, ये हमारा वेव जो है राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्या दिया था, पॉजिटिव होगा जब लेफ़्ट टू राइट जाएगा, पॉजिटिव होगा जब लेफ़्ट टू राइट जाएगा, लेकिन हमें तो नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब हमारा वेव जो है राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ऐसे राइट टू लेफ़्ट। तो ये हमने डायरेक्शन और ये दोनों कह दिया। क्या ये स्टेशनरी वेव है या ट्रैवलिंग वेव, ऑब्वियसली ये ट्रैवलिंग वेव है। उसके बाद नंबर 2, व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो इनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बताओ। तो एम्पलीट्यूड मैं यहाँ निकाल के रखा हूँ, एम्पलीट्यूड जो है 3 सेंटीमीटर है। इनका फ्रीक्वेंसी बताओ, तो टाइम पीरियड मैंने निकाल रखा है ना, तो n इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो इट इज 18/पाई, ये इनका फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज। और क्या कह रहे हैं, नंबर 3 में कह रहे हैं कि इनका व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन, ओरिजिन के वक्त इनका इनिशियल फेज क्या था। इनिशियल फेज 50 होता है, 50 इज इक्वल्स टू ये पाई/4, आप देख सकते हैं कंपेयर करके पाई/4। तो पाई/4 इज 50। ये इनका यूनिट क्या है, रेडियन, सारे एंगल का यूनिट रेडियन होगा इनमें। और नंबर 4 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इन द वेव। तो अगर मेरा वेव ऐसा हो तो इसे हम कहते हैं चेस्ट, क्रेस्ट, ये सबसे ऊपर वाले पार्ट, और ये ऐसे है, और तो इस पार्ट को कहते हैं ट्रफ। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इन दी वेव, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं, और ये डिस्टेंस ही लैम्डा होता है, क्योंकि ये अभी मैक्सिमम पे है और ऊपर जाने की स्टार्ट में है, ये भी मैक्सिमम पे है और ऊपर जाने के लिए स्टार्ट है, तत्पर है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। तो ये बेसिकली ये मुझसे लैम्डा पूछ रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या वो बताओ। हमने यहाँ लैम्डा का डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूँ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2000 पाई/18, ये हमारा लैम्डा है। इसे सॉल्व करके लिख सकता हूँ 1000 पाई/9। ठीक है, अब मैं पाई को क्या लिख सकता हूँ, पाई को लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 1000 करूँगा तो क्या होगा, 1000 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 9। तो 1000 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल 1 2 और एक जीरो के साथ 3140 डिवाइड बाई 9। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मन मन में
तो ये ऐसे करके भी देख सकता हूँ, 9/3140 कितने टाइम्स में जाएंगे, ये 3 टाइम्स में, 27, 4, 44, सो इट इज़ 4 टाइम्स 36, फिर 4 and 4 8, 80, so it is 7 times, sorry 8 times, 72, फिर 8 डेसिमल 0 80, फिर 8, so it is 348.88, इतना कुछ। यूनिट क्या है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर। तो दिस इज माई आंसर फॉर दिस लैम्डा। अब यहाँ कह रहे हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1260 मीटर पर सेकेंड, what will be the velocity of the sound at the same temperature in a mixture of 2 parts by volume of hydrogen to 1 part of oxygen, given density of oxygen 16 times that of hydrogen। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन जो है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा वेलोसिटी है साउंड का 1260 मीटर पर सेकेंड। अब बिना हाइड्रोजन के जगह मेरे पास एक मिक्सचर होगा जिसमें 2 पार्ट बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन है। अब इस मिक्सचर में हमारा साउंड का वेलोसिटी कितना होगा, और एक दिया है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। इतने बात मुझे समझ आ गए। तो डेंसिटी बदल रहा है, पहले हाइड्रोजन सिर्फ था, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर कुछ है मिक्सचर, तो दोनों का डेंसिटी बदल रहा है। डेंसिटी बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रहा है। इसका मतलब कि वेलोसिटी और डेंसिटी के बीच में कुछ रिलेशन है। तो हमें पता है, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू रूट ओवर गामा p बाई रो। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का, ये डेंसिटी और वेलोसिटी का ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि v इज इक्वल्स टू गामा p बाई रो। मैं कह सकता हूँ v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो। ये है इनका रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं मिक्सचर के ऊपर कि मिक्सचर कैसे बन रहा है। मिक्सचर ऑफ 2 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। मतलब एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, जिसका मैं अगर 3 टुकड़ा कर दूं तो 2 टुकड़े पे बाई वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम है इतना, वॉल्यूम का 3 टुकड़ा कर दूं तो 2 टुकड़े पे हाइड्रोजन है और 1 टुकड़े पे ऑक्सीजन है। ऐसा एक मिक्सचर है। तो अगर ये वॉल्यूम 3 टुकड़े, ये टोटल वॉल्यूम इनका 3v है। ठीक है, इस 3v का मैंने 3 टुकड़ा किया, 2 टुकड़े पे हाइड्रोजन है और 1 टुकड़े पे ऑक्सीजन है। डेंसिटी क्या है हाइड्रोजन का, पकड़ लेता हूँ रो एच, और ऑक्सीजन की डेंसिटी रो ओ, जिसे रो ओ इज इक्वल टू 16 रो एच भी है। जैसे यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो रो जीरो ओ रो इज इक्वल टू 16 एच। अब क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम कितना है 2v और डेंसिटी कितना है रो एच, तो ये हो गया हाइड्रोजन का मास। फिर ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है m0 इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है v और डेंसिटी कितना है रो जीरो। रो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 रो एच, तो ये हो गया 16 v रो एच। यहाँ तक ठीक है। तो फिर मुझे टोटल मास क्या मिला, टोटल मास है 16 + 2 18 v रो एच, ये है टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम नीडलेस टू से ये है 3v। तो टोटल मास है टोटल वॉल्यूम है, तो मैं टोटल डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो मिक्सचर का टोटल डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम 18 v रो एच बाई 3v। वी कट गया, ये 3 और ये 18 भी कट कर 6, सो इट इज 6 रो एच। ये है इनका डेंसिटी, इनका मिक्सचर का डेंसिटी। अब मैं जानता हूँ ये एक्सप्रेशन होता है वेलोसिटी और रो के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर रो ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई रो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ मिक्सचर क्या है, पूरे को ही रो में डाल देता हूँ,
रो ऑफ मिक्सचर क्या है 6 रो H और रो ऑफ हाइड्रोजन तो रो ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ से ये और ये कट गया तो इट इज़ 6 रूट 6। फिर VH दिया है, VH इज 1260 डिवाइडेड बाई V मिक्सचर इज इक्वल्स टू रूट 6। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1260 डिवाइडेड बाई रूट 6। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, इसे और थोड़े अच्छे से लिख सकते हैं 1260। अब ये ऊपर नीचे दोनों रूट 6 करूँगा तो ऊपर में रूट 6 और नीचे 6 हो जाएंगे। क्या किया हूँ मैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 6 मल्टीप्लाई किया हूँ, तो रूट 6 इंटू रूट 6 6 और ऊपर एक रूट 6। अब इससे मैं काट सकता हूँ, तो ये 210, तो 210 रूट 6 आ गया। तो अब मुझे रूट 6 का वैल्यू पता होना चाहिए। जनरली कुछ वैल्यूज आपको याद रखना अच्छा होगा। रूट 6 की वैल्यू होती है 2.45। ठीक है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन इन जनरल आपको ये याद रहना चाहिए। रूट 1 से लेकर रूट 10 तक सब याद करके रखिए। अगर मैं इसे रूट करूँ तो ये ऐसे कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 2, फिर एक डेसिमल डालकर 2 0 लिख दूंगा। यहाँ पर 2 + 2 4 होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से 4 4 जा, यहाँ पर 6 कैरी 1 16 117 ये हुआ। फिर इनको करके 4 और ये 2, फिर 2 डेसिमल खुद आ जाएंगे, डेसिमल के कारण 2 0 खुद आ जाएंगे। और ये मैं 4 लिखा हूँ ना, तो यहाँ पर फिर 4 ऐड करूँगा तो ये हो जाता है 8 4 48। और फिर यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से अगर करूँ 4 4 जा तो 6 कैरी 1 32 33 कैरी 3 और 4 16 16 एंड 3 19। तो इस तरीके से मैं जा रहा हूँ 2.45 अप्रॉक्स 2.44 अप्रॉक्स 2.45। तो मैं अगर यहाँ पे प्लेस करूँ 210 इंटू 2.45 तो फिर ये क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 245 इंटू 21 तो 542 इंटू 094 549 ये 5145 और ये एक जीरो था ना, तो एक जीरो यहाँ। अब ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल, सो जीरो यहाँ से 2 डिजिट के बाद एक जीरो डेसिमल। 514.5 514.5 यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। फिर देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। 2 प्रोग्रेसिव वेव्स y1 इतना है y2 इतना है आर सुपर इम्पोज, दोनों को मैंने एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। तो एक वेव ऐसा है जिसे 4 sin 500 पाई टी लिख देता हूँ। दूसरा वेव ऐसा है जिसे मैं 2 sin 506 पाई टी लिख देता हूँ। और हमारा वेव का बेसिक फॉर्म क्या होता है, वेव का बेसिक फॉर्म होता है y = a sin ओमेगा टी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ पहले वाले को, तो इनके लिए लिख सकता हूँ कि ω1 = 500 पाई, और इनके लिए लिख सकता हूँ ω2 = 506 पाई। तो ω1 क्या होता है, इक्वल्स टू 2 पाई n1 फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल्स टू 500 पाई लिखा है। तो मैं ये पाई पाई काट दूँ और ये 2 से इधर और 2 से इसे काट दूँ, 250 होता है। तो n1 = 250 हर्ज। n2 ω2 = 2 पाई n2 इज इक्वल्स टू 506 पाई। यहाँ भी मैं ये पाई और ये पाई काट देता हूँ, और ये 2 से काटूंगा तो ये 253, मतलब n2 = 253 हर्ज है। अब मुझे बीट निकालना है। बीट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 253 - 250 दैट मीन्स 3 हर्ज। मतलब 3 हर्ज मतलब 3 बीट्स
इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या 1 सेकेंड में पूछा है, 1 मिनट में पूछा है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में पूछा है। तो 1 सेकेंड में अगर 3 बीट्स है तो ऑब्वियसली क्या होंगे 60 सेकेंड्स में 60, 3 इंटू 60 मीन्स 180 बीट्स। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, बीट्स इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 बीट्स। 1 मिनट में 180 बीट्स आएंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 वेव्स फॉर्म 10 बीट्स इन 3 सेकेंड इन अ गैस। 2 वेव है, दोनों मिलकर, दोनों जब एक साथ आते हैं तो 10 बीट्स इन 3 सेकेंड बनते हैं, ठीक है ना। 10 बीट्स इन 3 सेकेंड मतलब कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हर एक सेकेंड कितना 10/3, ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी। दी वेवलेंथ आर 1 मीटर एंड 1.01 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्या दे दिया है उन्होंने, वेवलेंथ दे दिया है। पहला का वेवलेंथ है 1 मीटर और दूसरे का वेवलेंथ है 1.01 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इनका वेलोसिटी ऑफ द गैस क्या है। वेलोसिटी ऑफ द गैस क्या है, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर जब लैम्डा 1 है तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n1 इज इक्वल्स टू वी बाई, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम रहेंगे तो वी बाई लैम्डा 1, और लैम्डा 2 इनके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनके लिए होगा वी बाई लैम्डा 2। फिर n1 इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा 1 दिया है 1 एंड n2 इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा 2 दिया है 1.01। अब ये देख कर ही समझ आ रहा है ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये n1 और n2 में से आप बताइए। देखिए ये v डिवाइडेड बाई 1 और ये v डिवाइडेड बाई 1.01, तो कोई भी एक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला टर्म सेम है, नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो जिनमें नीचे वाला टर्म बड़ा है वो ओवरऑल बड़ा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ऐसा 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक 1 डिवाइडेड बाई 3, तो जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा है वो ओवरऑल टर्म छोटा होता है। 1 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 0.333 और 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0.5। तो जब डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल टर्म बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल टर्म छोटा है। तो इनका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ओवरऑल टर्म छोटा है, दैट मीन्स ये n2 जो है ये छोटा है और n1 जो है ये बड़ा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली n1 माइनस n2 है, ना कि n2 माइनस n1। 10/3 ये बीट फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया। और हमें यहाँ से ये भी पता है कि n1 को ऐसे लिख सकते हैं, n2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो वो भी कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। n1 को मैं लिख सकता हूँ v बाई 1 और n2 को लिख सकता हूँ v बाई 1.01 इज इक्वल्स टू 10/3। यहाँ से अगर मैं v कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 1 बाई 1.01 इज इक्वल्स टू 10/3 इक्वल्स टू v। अब ये कैसे लिख सकता हूँ 1.01 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.01, ठीक है ना। बेसिक एलसीएम किया हूँ तो ऐसे करके लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 10/3। फिर इसे 1.01 माइनस 1 होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1.01 इक्वल्स टू 10/3। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये दोनों डेसिमल को मैं हटा सकता हूँ। तो बेसिकली फिर लिख दूंगा v इंटू 1/101 इज इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। फिर इसे क्या लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू, अब ये इधर और ये इधर, 10 इंटू 101, ये 10/3 तो ऐसे ही है, ये वाला टर्म ऊपर चला गया और ये टर्म नीचे, तो ये 101/1, तो ये क्या है 1010 डिवाइड बाई 3। इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3 11 होगा, फिर से 3, फिर यहाँ पर कैरी 2 20, तो ये 6 टाइम्स में 16, फिर कैरी 2 6 टाइम में 16, ऐसे चलता रहेगा मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया इसे डिवाइड किया है, आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं।
तो ये आ रहा है हमारा 336.66 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है।